फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं बिहार में आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। अगर आप बीपीएससी, बीपीएससी एडीओ, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार टीचर और कोई भी अनकॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इन 50 प्रश्नों को हल करके आप अपनी तैयारी का लेवल भी चेक कर पाएंगे और साथ ही साथ उत्तर और ट्रिक भी समझ पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हो सकता है इन्हीं में से कुछ प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन थे? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा रमेश चंद्र मजूमदार, तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह और चौथा ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर। देखिए इन ऑप्शन में जो राइट आंसर है दैट इज भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर थे। सो वन का जो राइट आंसर है दैट इज डी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है, इन विच सिटी वाज द खिलाफत कमिटी मीटिंग ऑफ 1920 हेल्ड, इन विच गांधी वाज रिक्वेस्टेड टू टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो आपको पहला पॉइंट यही याद रखना है, जो खिलाफत कमेटी का मीटिंग हुआ था और 1920 में हुआ था, जिनमें गांधी जी को रिक्वेस्ट किया गया था लीडरशिप ले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। तो आपको ये बताना है खिलाफत कमेटी मीटिंग जो 1920 को कहाँ हुआ था। ऑप्शन है आपके पास लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद और कराची। देखिए इन ऑप्शन जो राइट आंसर है दैट इज इलाहाबाद। तो का जो राइट आंसर है दैट इज सी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट इन्वॉल्व इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होम रूल लीग। तो होम रूल लीग एस्टेब्लिश करने में कौन सा पर्सन थे जो इन्वॉल्व नहीं थे? पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन एनी बेसंत, तीसरा ऑप्शन एस सुब्रमण्यम अय्यर और चौथा ऑप्शन एच एस ओलकोट। देखिए आप सभी लोग जानते हैं बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसंत यह होम रूल लीग से जुड़े हुए थे या इन्वॉल्व थे। सो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। बचा ऑप्शन सी और डी, एस सुब्रमण्यम अय्यर और एच एस ओलकोट। सो 3 का जो राइट आंसर है दैट इज एस सुब्रमण्यम अय्यर। यह होम रूल लीग के एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए नहीं थे, इन्वॉल्व नहीं थे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है, हु वाज द महात्मा गांधी पर्सनल सेक्रेटरी एट द टाइम ऑफ नोखाली इंसिडेंट। जब नोखाली इंसिडेंट हुआ तो उस समय महात्मा गांधी का पर्सनल सेक्रेटरी कौन थे? ऑप्शन है निर्मल कुमार बोस, दूसरा है महादेव देसाई, तीसरा ऑप्शन है प्यारेलाल और चौथा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल। देखिए इन ऑप्शन में जो राइट आंसर है आपका दैट इज सी, प्यारेलाल। प्यारेलाल महात्मा गांधी का पर्सनल सेक्रेटरी थे जब नोखाली इंसिडेंट हुआ था। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है, आफ्टर द फेल्योर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी गिव इंपॉर्टेंस टू। तो गांधी जी इंपॉर्टेंस किसको देना शुरू कर दिया जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेल होता है? ऑप्शन आपका कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, लिमिटेड यूज ऑफ वायलेंस, तीसरा ऑप्शन एग्रीमेंट विद द ब्रिटिश और चौथा ऑप्शन है ट्रेडिशनल प्रोग्राम। देखिए इन ऑप्शन में जो राइट आंसर है दैट इज कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है, व्हिच इज नॉट वर्क ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा वर्क जो बंकिम चंद्र चटर्जी का नहीं है। पहला ऑप्शन है दुर्गेश नंदिनी, दूसरा आनंद मठ, तीसरा ऑप्शन है पोस्ट मास्टर और चौथा ऑप्शन है देवी चौधरानी। देखिए इन ऑप्शन में जो राइट आंसर है दैट इज पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर रविन्द्रनाथ टैगोर का वर्क है, न कि बंकिम चंद्र चटर्जी का। इनके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी का दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ और देवी चौधरानी यह वर्क है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है, इन द ईयर 1911 1911 में विच सोशल वर्कर हैड प्रपोज फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर द ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्राइमरी एजुकेशन बिफोर द ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ईयर 1911 में कौन सा सोशल वर्कर थे जिसने प्रपोज किया कि फ्री और कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन मिलना चाहिए, और ये प्रपोज किए थे ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने। तो ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेरोजी, फिरोज शाह मेहता। देखिए 7 का जो राइट आंसर है दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले, दैट इज डी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलर टू कंकर साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया को कंकर करने वाला पहला रूलर कौन था? ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह, औरंगजेब और चौथा ऑप्शन है बाबर। देखिए अलाउद्दीन खिलजी पहला व्यक्ति थे, पहला रूलर थे जिसने कंकर किया था साउथ इंडिया को। सो राइट आंसर है 8 का ए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू रंपा रिविलियन। तो रंपा रिविलियन से कौन सा पर्सन एसोसिएटेड थे, और आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में रंपा रिविलियन कब हुआ था। पहला ऑप्शन है बिरसा मुंडा, दूसरा है कुशाल कुनवर, तीसरा ऑप्शन है एलोरी सीताराम राजू और चौथा ऑप्शन है मंगल पांडे।
देखिए 9 का जो राइट आंसर आपका दैट इज सी, टम्पा रिबेलियन से रिलेटेड जो है अलोडी सीताराम राजू। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है, हु फाउंडेड द पागलपंथी सेक्ट, पागलपंथी सेक्ट को किसने फाउंड किया गया था? ऑप्शन है आपके पास बुल्ले शाह, करण करम शाह, यदुवंश सिंह और स्वामी शाहजानंद। देखिए 10 का जो राइट आंसर है दैट इज करम शाह, पागलपंथी सेक्ट को फाउंड किया गया था करम शाह के द्वारा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द बाबर विक्ट्री इन द बैटल ऑफ पानीपत? बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था उसमें बाबर का जीत होता है, तो बाबर की जीत का मेन रीजन क्या था? पहला है ऑप्शन हिज कैवलरी, दूसरा ऑप्शन है हिज मिलिट्री पावर प्रोग्रेस प्रोग्रेस यानी पावर, दूसरा है तुलुगमा सिस्टम और तीसरा चौथा ऑप्शन इंटरनल डिवीजन अमंग द अफगान। देखिए इन ऑप्शन में जो राइट आंसर आपका दैट इज सी, तुलुगमा सिस्टम। तो बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में हुआ था। मैंने तीन बैटल ऑफ पानीपत हुआ है, पहला 1526 में, दूसरा 1556 और तीसरा जो है 1761 में। तो यहाँ पे जो बात किया जा रहा है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इसमें बाबर की जीत होता है। जीत का जो मेन रीजन था दैट इज तुलुगमा सिस्टम। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है, हु एस्टैब्लिश द इंडिपेंडेंट सरकी डायनेस्टी इन जौनपुर इन द मेडिवल पीरियड? मेडिवल पीरियड में सरकी डायनेस्टी जौनपुर में एस्टैब्लिश किया गया था, और यह इंडिपेंडेंट एस्टैब्लिश करने वाला कौन व्यक्ति था? ऑप्शन है आपका मलिक उल सौर, दूसरा है हुसैन शाह सरकी, तीसरा ऑप्शन है शमसुद्दीन इब्राहिम शाह और चौथा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। देखिए इन ऑप्शन में जो राइट आंसर है दैट इज ए, मलिक उल सर, यह व्यक्ति थी जिसने स्टैब्लिश किया था इंडिपेंडेंट सर्किट डायनेस्टी को जौनपुर मेडिवल पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जाए, लार्ज नंबर ऑफ बरीड चिल्ड्रन रिमेन्स हैव बीन फाउंड, तो जो लार्ज नंबर ऑफ बरीड चिल्ड्रन रिमेन्स है वो कहाँ पे पाया गया? ऑप्शन है आपके पास मालवा कल्चर, ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है जोरवे कल्चर, तीसरा ऑप्शन है कयाथा कल्चर और चौथा ऑप्शन है अहर कल्चर। ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कीजिए, हो सकता है ये पूछा जा सके, है ना। लार्ज नंबर ऑफ बरीड चिल्ड्रन रिमेन्स, तो इन ऑप्शन में जो राइट आंसर है दैट इज जोड़वे कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है, वो कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ भागवत सेक्ट, भागवत सेक्ट को डेवलप करने में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था वो किनका रहा? ऑप्शन आपका प्रतिहान, दूसरा ऑप्शन है इंडोग्री, तीसरा ऑप्शन है कुषाण और चौथा ऑप्शन है गुप्ता। देखिए इन ऑप्शन में जो राइट आंसर है दैट इज गुप्ता। 14 का जो राइट आंसर है दैट इज डी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है, वेयर इज द धमेक स्तूपा लोकेटेड, धमेक स्तूपा कहाँ पे लोकेटेड? ऑप्शन आपका आगरा, दूसरा ऑप्शन है मिर्जापुर, दूसरा ऑप्शन है जौनपुर, चौथा ऑप्शन है सारनाथ। देखिए 15 का जो राइट आंसर है दैट इज डी, धमेक स्तूपा मेनली लोकेटेड है सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द सुल्तान हु रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ खलीफा, कौन ऐसा सुल्तान था जिसने इनकार कर दिया था एक्सेप्ट करना अथॉरिटी ऑफ खलीफा? ऑप्शन आपका इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए जो राइट आंसर है दैट इज अलाउद्दीन खिलजी, है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं और बलबन को मारते, बट जो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ऐसा सुल्तान था जिसने रिफ्यूज किया था टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ खलीफा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है, विच इज सेपरेट यूरोप फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, यूरोप विच सी सेपरेट यूरोप फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को यूरोप को सेपरेट कौन करता है? ऑप्शन आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ब्लैक सी और कैस्पियन सी। तो आपको अगर ज्योग्राफी का बेसिक नॉलेज होगा तो उनसे आप बता सकते हैं। 17 का जो राइट आंसर दैट इज नॉर्थ अटलांटिक सी, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन यह सेपरेट करता है यूरोप को फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है, भावर रीजन टू द साउथ ऑफ शिवालिक रॉक ग्रुप इज एग्जांपल ऑफ, जो भावर रीजन है साउथ ऑफ शिवालिक वह किसका एग्जांपल है, किस रॉक ग्रुप का एग्जांपल है? ऑप्शन आपका मिडलैंड पोजीशन, दूसरा ऑप्शन इंटरमाउंटेनियस पोजीशन, तीसरा ऑप्शन है फुटहिल पोजीशन, चौथा ऑल ऑफ दिस। तो इनमें जो राइट आंसर है 18 का दैट इज सी, फुटहिल पोजीशन। अगर आप देखेंगे तो अगर हिमालय का अगर हम डिवीजन को देखें, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, शिवालिक जो है फुटहिल पोजीशन है। सो जो भावर रीजन है साउथ ऑफ शिवालिक, शिवालिक रॉक ग्रुप एग्जांपल किसका? फुटहिल पोजीशन का। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम से कौन बिलोंग नहीं करता है? ऑप्शन है आपका एस्टेरॉइड, दूसरा है नेबुला, तीसरा ऑप्शन है प्लैनेट, चौथा ऑप्शन है कॉमेट। देखिए इन ऑप्शन में जो राइट आंसर है 19 का दैट इज बी, नेबुला यह बिलोंग नहीं करता है सोलर सिस्टम। इनके अलावा एस्टेरॉइड, प्लैनेट और कॉमेट, ये कॉमेट ये सारे बिलोंग करते हैं सोलर सिस्टम को। आप इसका डिफरेंस देखने का प्रयास कीजिएगा, एस्टेरॉइड, प्लैनेट और कॉमेट में क्या अंतर है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे मैच करना आपको
लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। कुछ आर्टिकल दिया गया, उनको आपको मैच करना है। पहला आर्टिकल 26, देखिए, दूसरा आर्टिकल 40, आर्टिकल 40, दूसरा आर्टिकल 98 और चौथा है आर्टिकल 239। तो अगर आपको बेसिक आर्टिकल्स के बारे में जानकारी हो तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। जैसे आप लोग को पता है आर्टिकल 26, 25 से लेकर 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और आर्टिकल 26 जो है यह फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर है। सो ए का जो करेक्टली मैच होगा दैट इज 3। वही आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 जो है ये टॉक करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। सो यहाँ पे बी का जो राइट आंसर दैट इज 4, बी का 4, ए का 3 और बी का 4। तो इससे ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब बचा हमारे पास ए और 3। फिर है आर्टिकल 98। तो आर्टिकल 98 किससे संबंधित है? दैट इज आर्टिकल 98 जो है आपका यह संबंधित है पार्लियामेंट सेक्रेटरी से। सो सी का जो करेक्टली मैच है 2। और आर्टिकल 239 यह संबंधित है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। इस प्रकार से 20 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा जा रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर द लोकल यूनिट। तो कौन सा ऐसा एरिया है जहां स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं है लोकल यूनिट पर? पहला है ग्रीवेंस ऑफ सिटीजन, दूसरा इकोनॉमिक मैटर, तीसरा लॉ मेकिंग और चौथा है पर्सनल मैटर। देखिए इन ऑप्शन में जो राइट आंसर है दैट इज ग्रीवेंस ऑफ सिटीजन। ग्रीवेंस ऑफ सिटीजन एक ऐसा एरिया है जहां पे स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है कंट्रोल नहीं है ओवर द लोकल यूनिट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट, ध्यान दिए यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। पहला कह रहा है पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट इज बेस्ड ऑन बिल ऑफ राइट ऑफ यूएसए। दूसरा है राइट टू डाई इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और तीसरा ऑप्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कंप्लीट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। और चौथा ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट कैन बी रिमूव। तो आपको चूज करना कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट इज बेस्ड ऑन बिल ऑफ राइट ऑफ यूएसए। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। पार्ट थर्ड यानी आर्टिकल 12 से लेकर 35, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 यह डील करता है पार्ट थर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक ये डील करता है फंडामेंटल राइट को। और ये फंडामेंटल राइट जो है बेस्ड है बिल ऑफ राइट ऑफ यूएसए। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा राइट टू डाई जो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? देखिए राइट टू लाइफ जो है फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, बट राइट टू डाई जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि राइट टू डाई विद डिग्निटी। यहाँ पे डाई विद डिग्निटी अगर होता तब ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होता है ना। तो राइट टू डाई विद डिग्निटी इज अ फंडामेंटल राइट। तीसरा ऑप्शन कह रहा है इंडियन सिटीजन इज अ कंप्लीट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर आप जान पॉलिटी पढ़े होंगे तो इसमें बताया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो फेडरल होता है, और जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होता है इसका करेक्टर जो है चेंज हो जाता है और ये बन जाता है यूनिटरी। इस प्रकार से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पासी फेडरल इन करेक्टर है, न कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। वही भीमराव अम्बेडकर द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कहा गया है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट कैन बी रिमूव। देखिए यह भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नॉट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट कैन बी रिमूव। फंडामेंटल राइट जो है पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, और फंडामेंटल राइट का जो प्रोविजन है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, उनको रिमूव किया जा सकता है, बट फंडामेंटल राइट को रिमूव नहीं किया जा सकता है बिकॉज इट फॉर्म द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? बी सी डी। सो राइट आंसर है 20 का 22 का डी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है 97th amendment to the constitution of India in year 2012 is related to। मेनली क्वेश्चन ये है जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किनसे संबंधित है जो 2012 में किया गया था? पहला है कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स। दूसरा है फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तीसरा ऑप्शन स्ट्रिक्ट एफर्ट टू डील विद टेररिज्म। एंड चौथा ऑप्शन लोकपाल सिस्टम टू प्रिवेंट करप्शन। देखिए इन ऑप्शन में जो राइट आंसर है दैट इज बी फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। वही कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के साथ लाया गया था, है ना। तो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2012 यह मेनली रिलेटेड है कोऑपरेटिव सोसाइटी से।
लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा जा रहा है, व्हेन वाज द पंचायत प्रोविजन एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया यानी पेशा एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी पेशा एक्ट का पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। ऑप्शन है 1992 एडी में, 1994 एडी, 1996 एडी और 1999 एडी में। देखिए पेशा एक्ट जो पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा 1996 में, सो 24 का जो राइट आंसर है दैट इज सी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा जा, पर्सनल डिस्पोजल इनकम यानी पीडीआई किसके बराबर होगा? ऑप्शन है पीडीआई बराबर पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट। दूसरा ऑप्शन है पीडीआई बराबर पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट माइनस नॉन टैक्स पेमेंट। तीसरा ऑप्शन है पीडीआई बराबर पर्सनल इनकम माइनस नॉन टैक्स पेमेंट। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन जो है मैथ के फॉर्म में दिया जा सकता है, न्यूमेरिकल दिया जा सकता है। सो 25 का जो राइट आंसर है दैट इज बी। पर्सनल डिस्पोजल इनकम जो होता है वो पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट इनकम और माइनस नॉन टैक्स पेमेंट। सो राइट आंसर 25 का बी। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, स्पीड फील्स कोल्ड इन कांटेक्ट विद द बॉडी बिकॉज इट, जब स्पीड कुछ होने से हमें कोल्ड महसूस होता है। सो तो इसका जो कारण है, इट इज अ लिक्विड, इट इज ट्रांसपेरेंट, इट इज हाईली वोलेटाइल और इट इज अ गुड कंडक्टर। तो 26 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, इट इज अ हाईली वोलेटाइल। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा जा रहा है, व्हेन वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर देन, जब वाटर चेंज होता है वाटर वेपर तब क्या होता है? टेम्परेचर चेंज, देयर इज नो फ्लो ऑफ इट, हीट फ्लो फ्रॉम एटमॉस्फेरिक हीट सोर्स इनटू द वाटर, हीट फ्लोज फ्रॉम वाटर वेपर टू वाटर। देखिए इनका जो राइट आंसर है, जब वाटर चेंज होता है वाटर वेपर में तब हीट फ्लो करता है फ्रॉम एटमॉस्फेरिक हीट सोर्स इनटू द वाटर। सो राइट आंसर 27 का दैट इज सी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 आपसे पूछा जाए, ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब डैश परसेंट ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू द फूड एनर्जी। तो ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब करता है कितना परसेंट ऑफ एनर्जी एज इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट और इसको कन्वर्ट करता है फूड एनर्जी में? तो ऑप्शन है 2%, 1%, 5% और 10%। सो 28 का जो राइट आंसर दैट इज 1%। ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब करता है 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट और इसको कन्वर्ट करता है फूड एनर्जी में। क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेटल है और इनके साथ साथ रिलेटेड डिजीज। पहला है आर्सेनिक, आर्सेनिक से होने वाला डिजीज को क्या कहते हैं? कैडमियम से होने वाला डिजीज को क्या कहते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड से डिजीज और बेरियम से कौन सा डिजीज होता है? देखिए आर्सेनिक से जो होने वाला डिजीज है दैट इज आर्सेनिक से लंग कैंसर होता है। दूसरा है कैडमियम, कैडमियम से होने वाला जो डिजीज है दैट इज बोन डिजीज। तो बी का जो करेक्टली में है 3। पॉलीविनाइल क्लोराइड इनसे जो होने वाला डिजीज है दैट इज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और बेरियम से जो होने वाला है दैट इज ब्रेन स्वेलिंग। सो 29 का जो राइट आंसर होगा दैट इज डी। ए का ऑप्शन है 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। 29 का आंसर हो गया डी। लेट्स क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 आपसे रिएक्शन बिटवीन द एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड। जब रिएक्शन होता है एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल का, इसके प्रेजेंस में कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इसे क्या कहेंगे? हाइड्रोलिसिस कहेंगे, सल्फोनिकेशन कहेंगे, हाइड्रोजनेशन कहेंगे और स्टेरिफिकेशन कहेंगे। देखिए इन ऑप्शन में जो राइट आंसर है दैट इज डी। ऐसे रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। बेसिक एनसीईआरटी क्लास 10 का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इन ग्रेफाइट द लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, ग्रेफाइट में जो लेयर्स होता है वो किन के द्वारा हेल्ड होता है? ऑप्शन है वैन डेर वाल्स फोर्स, दूसरा ऑप्शन है मेटालिक बॉन्ड, तीसरा ऑप्शन है आयनिक बॉन्ड, चौथा ऑप्शन है कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए इनमें जो राइट आंसर है, ग्रेफाइट में जो लेयर्स होता है वो हेल्ड टुगेदर होता है बाय द वैन डेर वाल्स फोर्सेस। सो 31 का ए राइट आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 आपसे पूछा जा रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन एयर इन ट्रैफिक ड्रिवन सिटी। जो तो इसे इनमें से कौन सा है जो रिलेटेड है फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन एयर इन ट्रैफिक ड्रिवन सिटी? जो ट्रैफिक ड्रिवन सिटी है वहाँ फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन एयर होता है, तो वो उसके लिए कौन सा गैसेस रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप लोग जानते हैं 32 का जो राइट आंसर होने वाला है वह क्या है हमारा? दैट इज सल्फर SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 33, ऑब्जर्व व्हिच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स द ग्लैंड्स इन ह्यूमन। तो कौन सा टिश्यू है जो ग्लैंड्स फॉर्म करता है ह्यूमन में? ऑप्शन है मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। 33 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, एपिथेलियल टिश्यू जो है ये फॉर्म करता है ग्लैंड्स ह्यूमन में। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा, ए डेडली लाइसोजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल्वा एक्ट है। जो डेडली लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होता है ह्यूमन सेल में वो किस तरह एक्ट करता है? ऑप्शन है एंटीबैक्टीरियल फैक्टर, दूसरा ऑप्शन है जाइमोजेन,
तीसरा ऑप्शन है एमएलएज और चौथा ऑप्शन है लिपेज। देखिए जो डेडली लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है ह्यूमन सलिवा में, वो जो है मेनली एक्ट करता है एज अ एंटी बैक्टीरियल फैक्टर। सो 34 का जो राइट आंसर है दैट इज ए। दैट्स द क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा जा रहा है वन व्हाट डज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन अ प्लांट डिपेंड। तो मेनली जो है स्टोमेटा होता है, स्मॉल पोर्स होता है लिप्स में जिनके द्वारा गैस का एक्सचेंज होता है। तो उसमें जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? ऑस्मोसिस पे, टर्गर प्रेशर पे, ट्रांसप्रेशन और फिल्ट्रेशन पे। इनमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज टर्गर प्रेशर, दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द पार्ट ऑफ फ्लावर। जानते हैं फ्लावर के चार पार्ट होते हैं और आपको बताना है कौन सा पार्ट ऑफ फ्लावर है। ऑप्शन है मिड वेन, पिस्टिल, वेंस, पिस्टिल और वेंस और नॉन ऑफ दिस। देखिए फ्लावर के चार पार्ट होते हैं पिस्टिल, स्टेमन, कार्पेल, पिस्टिल, स्टेमन, कार्पेल और एक कौन सा होता है स्टिग्मा। एक हो गया पिस्टिल, दूसरा हो गया हमारा कार्पेल, स्टेमन और पेटल्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग व्हाइट फास्फोरस। तो व्हाइट फास्फोरस से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? पहला कह रहा है ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए केमिकल रिएक्शन व्हिच कैन बी यूज्ड एज ए केमिकल रिएक्शन। दूसरा यह हाईली इन्फ्लेमेबल होता है जो इग्नाइट करता है स्पॉन्टेनियसली व्हेन कमिंग कांटेक्ट विद एयर। जब ये एयर के कांटेक्ट में होता है यह हाईली इन्फ्लेमेबल हो जाता है और इग्नाइट करता है। तो इन ऑप्शन में जो राइट आंसर है 37 का दैट इज सी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर नेसल कंजक्शन इन कॉमन कोल्ड, है ना। तो कौन सा है जो रिस्पांसिबल होता है नेसल कंजक्शन का कॉमन कोल्ड के समय में? तो ऑप्शन है एंटी हिस्टामाइन, दूसरा ऑप्शन है हिस्टामाइन, एंटासिड और विटामिन्स। 38 का जो राइट आंसर दैट इज बी। हिस्टामाइन जो है ये रिस्पांसिबल होता है नेसल कंजक्शन के लिए इन कॉमन कोल्ड। क्वेश्चन नंबर 39 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है उसका फॉर्मेशन किन ऑर्गेनिल्स के द्वारा होता है? ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा ऑप्शन है गोल्गी बॉडी। देखिए 39 का जो राइट आंसर दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो बात स्मूथ और रफ, है ना। वही क्लोरोप्लास्ट मेनली यह प्लांट्स के कलर से रिलेटेड है। माइटोकॉन्ड्रिया से पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो मेनली आपसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो फॉर्म होता है फॉर्म बाय किस ऑर्गेनिल्स के द्वारा फॉर्म किया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। 39 का जो राइट आंसर है दैट इज ए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा जा रहा है लाइम्स एंड ब्लड आर एग्जांपल ऑफ दिस टू। लाइम्स जो ब्लड होते हैं वो किसका एग्जांपल है? ग्लैंडुलर टिश्यू का, एपिथेलियल टिश्यू का, मस्कुलर टिश्यू और वास्कुलर टिश्यू का। देखिए 40 का जो राइट आंसर है दैट इज डी। ये एग्जांपल होता है वास्कुलर टिश्यू का, 40 का डी। दैट्स क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा जा रहा है इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी व्हाट डज ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर टू। ओपन मार्केट ऑपरेशन किससे रिलेटेड है? पहला है बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई बाय शेड्यूल बैंक, दूसरा लेंडिंग ऑफ इंडस्ट्री एंड द ट्रेड सेक्टर बाय कमर्शियल मार्केट, दूसरा ऑप्शन है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई और दी बोथ ए एंड बी। देखिए अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़े होंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी में दो टूल्स होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स। तो जो क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, है ना, उनका ही पार्ट होता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। मेनली ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो होता है वह क्या होता है? बाइंग सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई। सो 41 का जो राइट आंसर है दैट इज सी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 42। 42 बोल रहा है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी वाज रिकमेंडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी। जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है वो किस कमेटी के द्वारा रिकमेंडेड किया गया था? ऑप्शन है तारापुर कमेटी, दूसरा है रंगाराजन कमेटी, अभिद हुसैन कमेटी और चौथा ऑप्शन है नरसिम्हा कमेटी। तो 42 का जो राइट आंसर है हमारा दैट इज तारापुर कमेटी। तारापुर कमेटी के द्वारा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से रिलेटेड रिकमेंडेशन दिया गया था। हमारे यहाँ कैपिटल अकाउंट फुल्ली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है, ओनली करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 43 who is the scholar who defined geography as a human ecology। कौन ऐसा स्कॉलर थे जिसने डिफाइन किया ज्योग्राफी को एज ए ह्यूमन इकोलॉजी? ऑप्शन है बिडल दी बाल्चे, ऑप्शन बी जीन बुर्नेस, ऑप्शन सी एच एस बुरोज, ऑप्शन डी फ्रेडरिक रेटजर। सो 43 का जो राइट आंसर है दैट इज एच एस बेरोज। एच एस बेरोज वह स्कॉलर थे जिसने डिफाइन किया ज्योग्राफी को एज ए ह्यूमन इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड एज द इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। तो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कौन सा
रीजन है इंडिया का जो कंसिडर किया जाता है? ऑप्शन है वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो अगर आप लोग जानते हो कि मेनली 4 हॉट स्पॉट है इंडिया का, तो इनमें से आपको चूज करना है कौन सा हॉट स्पॉट है। 44 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा जा रहा है व्हेन द वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड म्यूजिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो मेनली वर्ल्ड म्यूजिक म्यूजिक डे यह सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को, और 21 जून को एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है, और आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 46, वेयर इज द इंडिया फर्स्ट नेशनल मेरीन पार्क लोकेटेड। इंडिया का फर्स्ट मेरीन नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड? ऑप्शन है कच्छ, दूसरा ऑप्शन है सुंदरवन, तीसरा ऑप्शन चिल्का लेक, चौथा ऑप्शन है निकोबार आइलैंड। देखिए जो राइट आंसर इंडिया का फर्स्ट नेशनल मेरीन पार्क जो लोकेटेड वो कहाँ पे है? कच्छ गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 47, कोई अमंग द फॉलोइंग से द रियल सीट ऑफ द टेस्ट इज नॉट द टंग बट द माइंड। तो कौन किसके द्वारा कहा गया था जो रियल सीट जो है टेस्ट का वो टंग नहीं होता बल्कि माइंड होता है? ऑप्शन अरविंदो घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। 47 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था द रियल सीट ऑफ टेस्ट इज नॉट द टंग बट द माइंड। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा जाए हु फर्स्ट पब्लिश द न्यूज़पेपर कॉल्ड द सोशलिस्ट। सोशलिस्ट न्यूज़पेपर पब्लिश करने वाले पहला व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन है श्यामाजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, दूसरा है श्रीपद अमृत डांगे, ऑप्शन सी एनी बेसन, ऑप्शन डी है सर सैयद अहमद खान। सो आप लोग जानते हैं जो सोशलिस्ट न्यूज़पेपर थे उसको पब्लिश करने वाले जो व्यक्ति थे 48 का दैट इज बी, श्रीपद अमृत डांगे, दैट इज बी। ध्यान रखिए बहुत सारे बच्चे इसमें जो सोशलिस्ट न्यूज़पेपर आने के साथ ही बनेंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा, बट ये फर्स्ट नहीं थे, फर्स्ट पब्लिश किया गया था श्रीपद अमृत डांगे के द्वारा। 48 का जो राइट आंसर है दैट इज बी। सो इसको स्टार्ट मारिए क्वेश्चन को, और इसको अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा। ये क्वेश्चन पूछने का बहुत चांसेस अगर आएगा क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, इन विच स्टेट इज द स्पीशीज कॉल्ड भैसा सिंगी राउंड फाउंड। तो भैसा सिंगी जो है वो एक स्पीशीज है, ये कहाँ फाउंड, किस स्टेट में यह पाया जाता है? ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन है असम, मिजोरम और नागालैंड। 49 का जो राइट आंसर है दैट इज डी, नागालैंड में, नागालैंड स्टेट है जहाँ पे भाईसा सिंघी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म एचपीडी। एचडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीमर, हाई डेंसिटी पॉलीप्रोपीन और हाई डेंसिटी पॉलीप्रोपिलीन। तो इनका जो राइट आंसर है 51 का दैट इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन। सो आज हम लोग देखें प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अभी हम लोग कवर करने वाले 7500 एमसीक्यू को, और हर दिन अगर हम 1 से 2 प्रैक्टिस सेट करते हैं तो लगभग ये सारा प्रैक्टिस सेट हम लोग का कवर हो जाएगा। और यह प्रैक्टिस सेट आपको काफी मदद करेगा, और आने वाले एग्जामिनेशन में यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ पे फैक्ट टू रिमेंबर है उनको भी देख सकते हैं, यूनिटेक द्वारा ये प्रोवाइड किया गया। पहला है फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन इंडिया हैज बीन फाउंड। तो फर्स्ट एविडेंस जो है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का इंडिया में वो कहाँ से पाया गया है? राइट आंसर है नर्मदा वैली से। दूसरा है फर्स्ट एविडेंस ऑफ ओल्डेस्ट परमानेंट सेटल लाइफ। ओल्डेस्ट परमानेंट सेटल लाइफ एविडेंस कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। ह्यूमन एग्जिस्टेंस का नर्मदा वैली से, और फर्स्ट है ना एविडेंस मिला ओल्डेस्ट परमानेंट सेटलमेंट का कहाँ से? मेहरगढ़ से। रिमेन ऑफ द 3 ह्यूमन स्केलेटन, जो 3 ह्यूमन स्केलेटन का रिमेन पाया गया है हैव बीन फाउंड इन द सिंगल ग्रेव। ये कहाँ पे पाया गया है? डेम दामा में। तीसरा एविडेंस ऑफ पीट ड्वेलिंग। पीट ड्वेलिंग का एविडेंस कहाँ से पाया गया? बुरजोम से। एविडेंस ऑफ बरियल ऑफ डॉग एलोंग विथ ह्यूमन कहाँ से पाया गया? बुरजोम से। एविडेंस ऑफ क्लोफिट ये कहाँ से? कालीबंगन राजस्थान से। एविडेंस ऑफ फायर पीट कहाँ से पाया गया? ये कालीबंगन और लोथल से। और जो डबल बरियल्स है कहाँ से पाया गया? कालीबंगन और लोथल से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आप याद रख सकते हैं। सो फ्रेंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए तैयार रहिएगा, और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ भी सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।